हेलो बच्चों, मैं सुमित छेतीजा, आपका फिजिक्स फैकल्टी फ्रॉम मोशन फाउंडेशन डिवीजन। और आज हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है लाइट। तो इस चैप्टर के अंदर बेसिकली हम जानने वाले हैं कि लाइट कैसे बिहेव करती है, क्या क्या उसकी यूजेज होती हैं, वो डेंसिटीज़ पर डिपेंड कैसे करती है, और रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और उससे रिलेटेड काफ़ी सारे टॉपिक्स को। इसका नाम बहुत छोटा है लेकिन ये बहुत बड़ा रोल प्ले करती है हमारी डे टू डे लाइफ के अंदर। पहली बात तो ये लाइट वो नहीं है जो करंट और इलेक्ट्रिसिटी में यूटिलाइज हो रही है। ये वो लाइट है जिसे हम कहते हैं हिंदी में रोशनी, जिसकी वजह से हम अपने आसपास की चीज़ों को देख पाते हैं। तो फर्स्टली पहली टॉपिक के अंदर हम चले जाते हैं और जानते हैं कि इसके अंदर क्या होता है। फर्स्टली जो टॉपिक हमारे सामने है दैट इज इंट्रोडक्शन टू लाइट। लाइट होती क्या है? तो मेरे पीछे जो एनिमेशन है उसके अंदर आइज हैं और आइज देखना चाहती हैं उसके सराउंडिंग को, उसके आसपास क्या क्या ऑब्जेक्ट्स हैं और वहाँ क्या बिलोंग करता है। वहाँ पे अभी टोटल डार्कनेस है, इस एरिया में टोटल डार्कनेस है। अगर मैं इसे कवर करना चाहूँ और देखना चाहूँ कि वहाँ क्या क्या ऑब्जेक्ट्स हैं और उन ऑब्जेक्ट्स के या उस पर्सन के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या उस ऑब्जेक्ट की क्या प्रॉपर्टी है, तो उसके लिए मुझे लाइट की ज़रूरत होगी। तो लाइट के लिए मैंने को एक सोर्स भी चाहिए, तो मैंने बल्ब को एज अ सोर्स यहाँ पे प्लेस कर दिया। जब लाइट को ऑन करेंगे या वहाँ पे मैं उस इलेक्ट्रिसिटी बल्ब को ऑन करूँगा तो लाइट आएगी और मुझे पता चलेगा कि यहाँ पे एक पर्सन प्रेजेंट है जिसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उसने क्या पहना है, उसके बालों का कलर क्या है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी पर्सन के पर्सपेक्टिव या किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी पर्सन के कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टीज़ को पता करने के लिए, उसे देखने के लिए हमें लाइट की ज़रूरत होती है, रोशनी की ज़रूरत होती है। अब रोशनी काम कैसे करती है, क्या क्या चीज़ें हैं, उसका डेफिनेशन भी ज़रूरी है। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच अनेबल्स अस टू सी ऑब्जेक्ट विच एमिट और रिफ्लेक्ट लाइट। मेनली हो सकता है जो लाइट है या तो वो सोर्स खुद की लाइट उसके पास हो, या तो वो किसी और की लाइट रिफ्लेक्ट करता हो, या तो वो एमिट करेगा लाइट खुद की सोर्स ऑफ लाइट, या तो वो रिफ्लेक्ट बैक करेगा। जैसे सन जो है वो हमारा सोर्स ऑफ लाइट है, उसके पास खुद की लाइट है, वो खुद की लाइट बनाता है। और जो मेरे हाथ में पेन है या मैं आपके सामने प्रेजेंट हूँ तो मेरे पास खुद की लाइट नहीं है। जो लाइट सोर्सेस मेरे आसपास प्रेजेंट हैं वो मुझ पे आ रहे हैं, फोकस हो रहे हैं और मुझसे रिफ्लेक्ट बैक होके कहीं जा रहे हैं। तो आप उस वजह से मुझे देख पा रहे हो या मैं अपने आसपास की चीज़ों को देख पा रहा हूँ। आगे, light is a type of form of energy which can produce sensation in our eyes, so we can experience the sensation of vision। जो लाइट्स हैं, लाइट पार्टिकल्स हैं या लाइट रेज हैं, वो किसी भी चीज़ पे रिफ्लेक्ट होकर मेरी आइज़ में जा रही हैं, मेरे रेटिना पे जाके वो इमेज बनाती हैं। और रेटिना पे जो इमेज बन रही है उसे ऑप्टिक नर्व, ये बायोलॉजिकल टर्म्स है लेकिन ये रिलेटेड टू फिजिक्स है। जो ऑप्टिक नर्व है वो मेरे ब्रेन तक सेंसेशन भेज रही है जिसे हम कहते हैं सेंसेशन ऑफ विजन। इसी सेंसेशन की वजह से हमारे ब्रेन को आइडिया मिलता है कि हम सामने क्या देख रहे हैं और क्या ऑब्जेक्ट हमारे सामने है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो लाइट जो है वो फर्स्ट थिंग मिलेगी जो डुअल नेचर शो करती है। डुअल नेचर, इस चीज़ के बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे, पर फर्स्टली कौन कौन से दो नेचर्स जो लाइट शो करने वाली है वो हमारे सामने है। फर्स्ट वन इज पार्टिकल नेचर, सेकेंड वन इज वेव नेचर। तो ये डुअल नेचर शो करती है। लाइट की स्पीड बहुत तेज होती है। लाइट वैक्यूम में या एयर में भी ट्रैवल कर सकती है। वैक्यूम मतलब कोई मीडियम की जरूरत नहीं है। सेकेंडली अगर मीडियम है तो भी ट्रैवल करेगी। और सबसे फास्ट जो लाइट ट्रैवल करती है, जो उसकी स्पीड है, दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। वो वैक्यूम में या एयर में ट्रैवल करती है, यहाँ डिनोटेड है। और इसको बहुत बड़ी वैल्यू माना जाता है क्योंकि अगर मैं इसको किलोमीटर्स में कन्वर्ट करूं तो इट वुड बी लाइक 3 लाख किलोमीटर्स पर सेकेंड। नेक्स्ट एक एनिमेशन के साथ जानते हैं कि हम लाइट को, अलग अलग कलर्स को कैसे ऑब्जर्व करती है हमारी आईज और कैसे उस चीज को हम रिफ्लेक्ट बैक होती हैं या उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। कलर्स की भी अपनी अपनी प्रॉपर्टीज होती होंगी। तो फर्स्टली यहाँ पे हम देख रहे हैं एक सिग्नल है, येलो कलर की हमारी एक बस आई, येलो रेड सिग्नल हुआ तो वो रुक भी गई। तो यहाँ जो ये बस है वो येलो कलर से पेंटेड है। तो येलो कलर क्या यहाँ से एमिट हो रहा होगा? ये अलग अलग कलर्स हैं, मेनली येलो है। और मेनली जो हमारे कमर्शियल व्हीकल्स हैं वो येलो से ही बने होते हैं। सोडियम लैम्प्स हों, चाहे टैक्सीज हों, चाहे बसेस हों, चाहे कुछ और व्हीकल्स हों, वो येलो कलर से बनी होती हैं, येलो कलर से ही पेंटेड होती हैं। क्यों? क्योंकि ये हर डायरेक्शन में प्रॉपरली रिफ्लेक्ट बैक हो रहा है। ओके। और यहाँ पे रेड सिग्नल या रेड लाइट जो है वो हमने देखा है कि बहुत दूर से, जैसे ट्रेन्स हैं या बहुत बड़ी बड़ी व्हीकल्स हैं, या दूर से हम रेड सिग्नल हमें विजिबल हो जाता है। ठीक है। तो इससे क्या पता चला? मेनली तो हमारे पास जो कलर पैटर्न है, लाइट है, वो
सात कलर्स को मिलके बनती है, दैट इज VIB GY ONR, विबग्योर। ठीक है, तो वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। तो यहाँ पे हमें पता चलता है कि जो येलो है यहाँ से भी और यहाँ से भी देखा जाए तो बीच में आता है, तो ये एक काम कलर है जो हमारी आईज इजीली ऑब्जर्व करती हैं। ओके, और अगर रेड कलर देखा जाए तो रेड कलर हमें बहुत दूर से दिख जाता है। क्यों? क्योंकि रेड कलर की जो वेवलेंथ होती है वो बहुत ज़्यादा होती है और हमारी आईज लीस्ट सेंसिटिव होती हैं। तो वॉयलेट और रेड कलर को लेके हमारी आईज जो हैं वो लीस्ट सेंसिटिव है, दीज आर लीस्ट सेंसिटिव। और येलो कलर को लेके हमारी जो आईज हैं तो मोस्ट लीस्ट सेंसिटिव है, मोस्ट सेंसिटिव होती हैं। इसीलिए हमारी जो व्हीकल्स हैं, जो कॉमर्शियल व्हीकल्स हैं, उनको हम ज़्यादातर येलो कलर में ही देखते हैं। नेक्स्टली हम चीज़ के बारे में, जिसके टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, दैट इज ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स क्या है? ऑप्टिक्स, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ लाइट, जो लाइट की स्टडी के बारे में बात करती है। अब ऑप्टिक्स के भी कुछ पार्ट्स होते हैं। मेनली हमारे पास ऑप्टिक्स के तीन पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट वन इज रे ऑप्टिक्स या ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। इसमें हम रे की बात करते हैं। रे सबको पता है कैसी होती है, पहले लाइन जान लेते हैं। लाइन कुछ ऐसी दिखती है और इधर भी इन्फिनिटी तक जा सकती है और इधर भी इन्फिनिटी तक जा सकती है। लेकिन रे कैसी होती है? एक साइड से फिक्स होती है और दूसरी साइड पे ऐसे मूव कर सकती है टिल इन्फिनिटी। इस साइड पे फिक्स होती है। अब इसको मैं लाइट से कैसे रिलेट कर रहा हूं? जो सोर्स ऑफ लाइट होता है, जैसे मान लो कि यहाँ पे एक टॉर्च है, यहाँ पे ये सोर्स ऑफ लाइट है तो ये फिक्स हो जाएगा, और जो लाइट है वो ट्रैवल करेगी ऐसे उससे दूर, तो ये भी एक रे की तरह ही मूव कर रही है। तो यहाँ पे रे ऑप्टिक्स के अंदर हम मेनली जानते हैं कि एक स्ट्रेट पाथ, मेनली यहाँ पे जो रे ऑप्टिक्स है इसके अंदर हम स्ट्रेट पाथ की बात करते हैं। जो लाइट है वो स्ट्रेट पाथ में ही ट्रैवल कर रही है और द लाइट ऑलवेज मूव्स अवे फ्रॉम द सोर्स। और रे की बात हो रही है, लाइंस की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पे इसका नाम ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स भी रखा जाता है। सेकेंड वन जो है दैट इज वेव ऑप्टिक्स और फिजिकल ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स के अंदर हम मानते हैं जो पार्टिकल है वो डिस्प्लेस करता है इन द फॉर्म ऑफ वेव, या इधर उधर डिस्प्लेस कर सकता है अलग अलग प्लेन्स में, अलग अलग एक्सेस के अंदर। ओके, और थर्ड वन जो है हमारा है क्वांटम ऑप्टिक्स। क्वांटम ऑप्टिक्स के अंदर हम बच्चों जानते हैं कि एनर्जी को या लाइट एनर्जी को हम मानते हैं कि वो एनर्जी के पैकेट्स हैं। जो सनलाइट में आ रही है वो छोटे छोटे एनर्जी के पैकेट्स हैं, और वो एनर्जी के पैकेट्स जब किसी भी ऑब्जेक्ट पे, सेंसिटिव ऑब्जेक्ट पे गिरते हैं तो वो अलग अलग रिएक्शंस क्रिएट करते हैं, अलग अलग प्रोसेसेस को स्टार्ट कर देते हैं। जैसे यहाँ पे हम जानते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या एटॉमिक एक्साइटेशन, ये सब चीज़ें क्वांटम ऑप्टिक्स के अंदर पढ़ाई जाती हैं। पर जो हमारे लिए मेन है इस क्लास के अंदर वो है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स या रे ऑप्टिक्स। तो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के अंदर जब हम घुसते हैं या जाते हैं तो इसके अंदर सबसे पहला टॉपिक जो आता है वो आता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन तो हम डे टू डे बेसिस पे एक दूसरे की या अपने आप की ही मिरर में देखते हैं। तो क्या वही रिफ्लेक्शन की बात हो रही है? जी हाँ, बिल्कुल उसी की बात हो रही है। तो रिफ्लेक्शन क्या चीज़ है? रिफ्लेक्शन मेनली अगर किसी एक मीडियम से रे ऑफ लाइट्स या बीम ऑफ लाइट्स आ रही हैं और वो मुझसे टकरा के या किसी ऑब्जेक्ट से टकरा के उसी मीडियम में बाउंस बैक हो रही है, इसको एक शॉर्ट फॉर्म में हम जानते हैं बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट या स्ट्राइकिंग बैक ऑफ लाइट, ये सब चीज़ें भी कहते हैं, है ना। तो इसकी डेफिनेशन भी जान लेते हैं। When a ray of light falls on any object, it returns back in the same medium। मैंने आपको जैसे बताया कि जब भी कोई रे ऑफ लाइट है वो किसी ऑब्जेक्ट पे स्ट्राइक कर रही है और वो रिटर्न बैक कर रही है सेम मीडियम में ही। ओके, रिटर्न बैक इन द सेम मीडियम, और इसी फेनोमेनन को हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ओके, इसी फेनोमेनन को हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और हम अपने आसपास की चीज़ें या आसपास का नेचर, उस सब चीज़ों को ऑब्जर्व कर पाते हैं बिकॉज ऑफ दिस। आपके सामने जो चेयर या कंप्यूटर या मोबाइल स्क्रीन है, आप उस ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व या देख इसीलिए पा रहे हो क्योंकि वो रिफ्लेक्ट बैक कर रहा है सनलाइट या सोर्स ऑफ लाइट जो भी आपके आसपास है, उससे लाइट रेज आई, उससे रिफ्लेक्ट बैक हुई और आपकी आइज के अंदर गई और देन आपके रेटिना पे उस चीज़ की इमेज बनी। अब रिफ्लेक्शन एक ऐसा प्रोसेस है, उसके बारे में जान भी लेते हैं।
विद द हेल्प ऑफ एनिमेशन मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ। रिफ्लेक्शन के लिए कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है। सबसे पहले एक पॉलिश्ड सरफेस या इसे कहते हैं स्मूथ सरफेस। स्मूथ सरफेस या पॉलिश सरफेस इसकी हमें ज़रूरत होती है। दूसरा, इसकी के अंदर हमें एक रफ सरफेस भी देखने को मिलता है। ओके, पॉलिश्ड रफ सरफेस देखने को मिल रहा है, एक तरफ पॉलिश्ड है दूसरी तरफ रफ है। अब यहाँ पे कुछ रेज भी गिर रही थी जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। तो जो फर्स्ट रे आती हुई दिखती है, जो रे एंटर करती है फर्स्टली ऑब्जेक्ट के ऊपर स्ट्राइक करती है, उस रे को कहते हैं बेटा हम इंसिडेंट रे। इस रे का नाम आ गया इंसिडेंट रे। बीच में एक इमेजिनरी लाइन, अभी मैं इसका नाम क्यों कह रहा हूं वो भी आपको बताता हूं। इसका नाम होता है नॉर्मल। ये इस पार्ट को हाफ में डिवाइड कर रही है। सेकेंडली, अगर यहाँ पे मेरा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, सोर्स ऑफ लाइट से लाइट आई, यहाँ स्ट्राइक करी तो रिफ्लेक्ट बैक भी करेगी टू माई आई या टू द ऑब्जर्वर। तो यहाँ जो ये आ रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है, तो इसका नाम आता है रिफ्लेक्टेड रे। ओके, अब यहाँ पे जो इंसिडेंट रे है और रिफ्लेक्टेड रे है वो हमारी रियल रेज होती हैं। वो हमें आते और जाते हुए दिख सकती हैं और इनको रियल लाइंस कहा जाता है, रियल रेज कहा जाता है। जबकि जो नॉर्मल होती है वो यहाँ पे एक इमेजिनरी लाइन होती है। यहाँ पे कुछ और पार्ट्स भी हैं इस रिफ्लेक्शन के जिसको हम यूज़ करते हैं या यहाँ पे क्वेश्चंस में या आगे जाके डेरिवेशंस में यूटिलाइजेशन आता है, तो उनको भी जान लेते हैं। एक एंगल बनेगा इस नॉर्मल और इस इंसिडेंट रे के बीच में, उसे कहेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस। और एक एंगल बनेगा नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में, जिसे कहेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। कुछ कुछ बुक्स में इन्हें कुछ अलग नामों से भी जाना जाता है। यहाँ पे इसे थीटा आई और यहाँ पे इसे थीटा आर से भी रिप्रेजेंट करा जा सकता है किसी किसी बुक में। ओके, और हमेशा यहाँ पे जो एंगल बनेंगे वो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में या नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में बनेंगे, सरफेसेस के बीच में नहीं बनेंगे कभी भी। ओके, तो आगे जाते हैं। रिफ्लेक्शन का बेसिक आइडिया हमें मिल चुका है। तो रिफ्लेक्शन के आइडिया के बाद हम जानते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हमें बताता है कि जो इंसिडेंट रे है, जो रिफ्लेक्टेड रे है और जो नॉर्मल है, तीन लाइंस की बात करी मैंने, बताया इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे होती है रियल लाइंस, नॉर्मल जो होती है वो इमेजिनरी लाइन होती है। वो एक ही, ये तीनों की तीनों लाइंस जो हैं वो एक ही प्लेन में लाई करेंगी। ओके, तीनों की तीनों एक ही प्लेन में लाई करेंगी। अब वो प्लेन क्या होता है, मान लो यहाँ पे वापस ये स्मूथ सरफेस, दिस इज माई स्मूथ सरफेस, दिस इज माई रफ सरफेस। अब यहाँ पे इंसिडेंट लाइट आई, एक पॉइंट पे स्ट्राइक करी, नॉर्मल गया, रिफ्लेक्ट बैक हुआ, तो ये इंसिडेंट रे हुई, इंसिडेंट रे, ये मेरी रिफ्लेक्टेड रे हुई और ये मेरा नॉर्मल हुआ। अब यहाँ पे ये तीनों के तीनों एक ही प्लेन में, ये प्लेन दिख रहा है, ये हाईलाइट किया हुआ प्लेन जो है ये एक ही एक्सिस पे काम कर रहे हैं, ठीक है, एक ही प्लेन में काम कर रहे हैं। और अगर और गौर से देखा जाए तो यहाँ पे जो नॉर्मल है, पिछले और इस डायग्राम के अंदर देखा होगा, हमेशा जो स्मूथ सरफेस है, जिस भी सरफेस पे हम काम कर रहे हैं, नॉर्मल हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है बच्चों। आगे यहाँ पे जिस पॉइंट पे ये मिल रहे हैं, ये पॉइंट पे मिल रहे हैं, इसे कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ओके, तो ये सारी की सारी डेफिनेशन या फर्स्ट लॉ के अंदर हमने पिछले और इस डायग्राम के साथ हमने सारी लेबलिंग जान ली है और सारे के सारे पार्ट्स के बारे में जान लिया है। तो द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे, ऑल द थ्री लाइज इन द सेम प्लेन ऑन अ सेम सरफेस। अब फर्स्ट लॉ के बाद सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन भी जानते हैं। सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हमको ये बताता है द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल्स टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जो मैंने एंगल आई और एंगल आर आपको बताया था वो ऑलवेज एक दूसरे के इक्वल होते हैं। कैसे इक्वल होते हैं जान लेते हैं। एक स्मूथ सरफेस आ गया,
एक तरफ से रफ हो गया ये। यहाँ पे इंसिडेंट रे भी आ गई, नॉर्मल भी हमने परपेंडिकुलर गिरा दिया। देखो हमेशा नॉर्मल परपेंडिकुलर होगा, 90 डिग्री क्रिएट करेगा, या तो यहाँ पे नॉर्मली लिखा होगा कि नॉर्मली गिर रहा है, परपेंडिकुलरली गिर रहा है, या ऑन 90 डिग्री। ओके, तो इसे वापस हमने रिफ्लेक्ट बैक भी कर दिया, इस ऑब्जेक्ट ने या इस सरफेस ने इसे रिफ्लेक्ट बैक कर दिया इस रे को। अगेन वापस इंसिडेंट रे, नॉर्मल या ये रिफ्लेक्टेड रे। यहाँ पे जो एंगल बनने वाला है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में बनेगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में बनेगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। कभी कभी इसे थीटा आई या थीटा आर भी बोल देते हैं। तो ये हमेशा इक्वल होंगे, ये हमेशा इक्वल होंगे। तो जो दोनों एंगल्स हमें गिवन है ये हमेशा इक्वल होंगे। अब चाहे वो सरफेस स्ट्रेट हो, चाहे वो सरफेस ऐसे कर्व्ड हो, यहाँ पे भी गिरेगा, ऐसे जाएगा, नॉर्मल गिराएंगे, तो इस सरफेस के लिए भी एंगल आई वुड बी इक्वल्स टू एंगल आर। अब तीसरा आइडिया आता है कि अगर मैं इसे सरफेस को इस तरीके से कर्व्ड कर दूं, इस तरफ रफ सरफेस बना दूं और यहाँ पॉलिश्ड या स्मूथ सरफेस बनाऊं ऊपर की साइड पे, तो सर क्या मैं यहाँ पे इंसिडेंट करूं और रिफ्लेक्ट बैक होगा, नॉर्मल भी आपके कहने पे मैं ड्रॉ कर देता हूँ, तो क्या ये एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा? ऑलवेज बेटा, कोई भी सरफेस हो, यहाँ पे जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है हमेशा फॉलो होते ही हैं किसी भी सरफेस के लिए। ओके, तो यहाँ पे जो हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है हमारा टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, वो है हमारा टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन कितने कितने तरीके के होते हैं? मेनली जो टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन होते हैं वो रेस पे या लाइट पे डिपेंड ना होके वो हमारे डिपेंड करते हैं सरफेस के नेचर पे, सरफेस के नेचर पे डिपेंड करते हैं। यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास दो तरीके के सरफेसेस होते हैं, फर्स्ट वन इज रफ, सेकंड वन इज स्मूथ, या फर्स्ट वन इज स्मूथ, सेकंड वन इज रफ। तो जो स्मूथ वन रहता है उसका नाम देते हैं हम रेगुलर सरफेस, और जो सेकंड वन होता है उसका नाम हम देते हैं इररेगुलर सरफेसेस। अब अलग अलग सरफेसेस की वजह से रिफ्लेक्शन पे फर्क पड़ता है, उसके बारे में जान लेते हैं। फर्स्ट वन जो हमें पता था दैट वाज रेगुलर और स्पेक्युलर, इस तरीके से भी ये इस नाम से भी जाना जाता है। सेकंड वन यहाँ पे ओके, तो इसका हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे ये देखो एक मिरर रखा है, कैट अपने आप को उसमें देख रही है, और जब भी रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा आपकी जो इमेज बनने वाली है वो शार्प होगी, डिटेल्ड होगी, और एज इट इज बनेगी, क्योंकि प्रॉपर रिफ्लेक्शन आपकी ऑब्जेक्ट का हो रहा है। ओके, उसका इमेज जो है प्रॉपर शार्प बन रहा है। सेकेंडली जो बनेगी वो बनेगी इररेगुलर या डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। और यहाँ पे जो हमारे सामने एग्जाम्पल है वो ये देखिए, यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है वो तो स्टेबल है, जो इमेज है वो यहाँ पे वाटर में बन रही है, लेकिन क्या सरफेस एक जगह स्टेबल है? वो मूव कर रहा है। जब जब स्टेबल नहीं होगा, जो मिरर है यहाँ पे स्टेबल है, फिक्स है एक जगह पे, लेकिन वाटर वहाँ पे मूव कर रहा है, तो इमेज देखिए कैसे बन रही है, मूविंग, ब्लरी। इसे कहते हैं डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। ओके, तो आगे पहले जान लेते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन हम एवरीडे लाइफ में कहाँ कहाँ देखते हैं और किस किस तरीके से देखते हैं। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन तब होता है जब पैरेलल बीम ऑफ लाइट ट्रैवल कर रही हैं किसी मीडियम में, और वापस स्ट्राइक होने के बाद उस मीडियम पे या उस स्मूथ सरफेस पे स्ट्राइक होने के बाद वापस जो रिफ्लेक्टिंग लाइट्स होने वाली हैं हमारे पास, वो वापस स्ट्राइकिंग आफ्टर स्ट्राइकिंग यहाँ पे जो रिफ्लेक्टिंग लाइट्स हैं वो भी पैरेलल ही होंगी। तो अगर इंसिडेंट लाइट भी जो है, इंसिडेंट रेज भी जो है वो पैरेलल आए, और उसके बाद रिफ्लेक्टिंग होने के बाद, रिफ्लेक्शन होने के बाद वो लाइट या वो रेज वापस पैरेलल जा रही हैं ऑन द सेम मीडियम, ऑन द सेम मीडियम। अभी भी ध्यान दो, रिफ्लेक्शन की बात हो रही है, सेम मीडियम में ही लाइट आएगी और सेम मीडियम में ही लाइट वापस बाउंस बैक करेगी। तो इसका एग्जांपल देख लेते हैं विद द हेल्प ऑफ एन एनिमेशन। सरफेस तैयार है हमारा, और यहाँ पे जो इंसिडेंट रेज हैं, इंसिडेंट लाइट है, उस चीज़ को मैं कहता हूँ ये पैरेलल है। पैरेलल कैसे पता चली? यहाँ पे जो रेस के बीच का डिस्टेंस है वो चेंज नहीं हो रहा है, ना ऐसे खुलता हुआ दिख रहा है
इसे कहते हैं डाइवर्जिंग, ना ऐसे बंद होता हुआ दिख रहा है, इसे कहते हैं कॉन्वर्जिंग। पैरेलल बीम्स ऐसी होती हैं वो स्ट्रेट पाथ ट्रैवल करती हैं और उनके बीच का डिस्टेंस जो है कांस्टेंट रहता है, ना वो घटता है ना वो बढ़ता है। ओके, तो हर रिफ्लेक्टिंग रे के लिए, यहाँ पे इंसिडेंट रे के लिए मुझे नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा। ओके, तो अगर ध्यान देंगे तो ये भी 90 डिग्री टू द सरफेस, ये भी 90 डिग्री टू द सरफेस और ये भी 90 डिग्री टू द सरफेस मेरे को मिलेगा। अब अगर ये रिफ्लेक्ट बैक होती हैं, तो जो रिफ्लेक्टिंग रेज रहेंगी वो भी पैरेलल होंगी, मतलब उनके बीच का डिस्टेंस भी मुझे सेम मिलने वाला है। अगर यहाँ d है तो यहाँ पे भी d मिलेगा। ओके, और यहाँ पे ये हमें दुनिया में हमारे आसपास की चीज़ों में कहाँ देखने को मिलते हैं? मेनली जो हम अपना रिफ्लेक्शन देखते हैं बच्चों मिरर के अंदर, वो मेनली इसी वजह से होता है। अगर किसी भी सरफेस पे हमको प्रॉपरली एक रेगुलर रिफ्लेक्शन देखना है तो या तो मिरर होगा या तो कोई पॉलिश सरफेस होगी। वाटर में भी हम खुद की इमेज देख पाते हैं। कभी कभी होता है वाटर अगर स्टेबल है और प्रॉपरली वो जो पैरेलल इंसिडेंट रेज आ रही हैं, नॉर्मल भी प्रॉपर पैरेलल बन रहा है और रिफ्लेक्टिंग रेज भी प्रॉपर पैरेलल जा रही हैं, हमारे आईज में स्ट्राइक कर रही हैं, तो उस चीज़ को हम क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पे रेगुलर रिफ्लेक्शन हो रहा है और हम इस चीज़ को फॉलो अप कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें ग्लास में देखने को मिलता है, सेकेंडली स्टिल वाटर में, थर्डली ऑयल में या हाईली पॉलिश्ड सरफेस पे, हाईली पॉलिश्ड मेटल्स या सरफेसेस पे देखने को मिलता है। आगे, regular reflection is useful in the formation of images. Example, we can see our face in the mirror only on account of regular reflection. However, it causes a very strong layer in our eyes. Regular reflection मैंने जैसे आपको बताया कि आप मिरर में अपनी रिफ्लेक्शन या अपने फेस को देख पाते हैं, that is because of regular reflection, क्योंकि वो properly right उस पे आ रही है पैरेलल और पैरेलली आपकी आंखों में जा रही है। अब एक वीडियो के हेल्प से जानते हैं कि मिरर काम कैसे करता है। ये देखिए, वो बच्चा खुद की इमेज देखने की कोशिश कर रहा है, ग्लास आया, ग्लास के पार्ट्स पता चले, प्रॉपरली लाइट अगर वहाँ से स्ट्राइक कर रही है, रिफ्लेक्ट बैक करेगी, बच्चे की आंख में जाएगी, तो ये नॉर्मल इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे। अब थीटा इज इक्वल्स टू थीटा आर, ये भी हम जानते हैं। आगे अगर हम देखें तो मैंने जिस विबग्योर की बात करी थी, वो पूरा विबग्योर भी लाइट के अंदर एग्जिस्ट करता है, तो वो अपनी इमेज तभी देख पाएगा जब एक सोर्स ऑफ लाइट से यहाँ पे लाइट आ रही है, रिफ्लेक्ट बैक कर रही है बच्चे के अंदर, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा और वो अपनी इमेज देख पाएगा। ओके, अब आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं कि इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है। मैंने कहा था कि रिफ्लेक्शन जो होता है वो नेचर के ऊपर डिपेंड करता है, और नेचर किसका? नेचर सरफेस का। तो यहाँ पे जो हमारा फेनोमेनन है इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन का, वो इस तरीके से काम करेगा कि पैरेलल बीम्स ऑफ लाइट जो आती हैं उसे कहते हैं इंसिडेंट बीम ऑफ लाइट। तो जो इंसिडेंट करेंगी वो तो पैरेलल होंगी, ट्रैवल थ्रू सम मीडियम गेट्स रिफ्लेक्टेड इन वेरियस पॉसिबल डायरेक्शन, लेकिन जब वो रिफ्लेक्ट होंगी तो वेरियस पॉसिबल डायरेक्शंस के अंदर हमारी रिफ्लेक्ट बैक हो जाने वाली हैं, जहाँ जहाँ उसको जगह मिलेगी, मतलब फैल जाएगी अलग अलग जगह पे। देखा है, डिस्को बॉल देखी है, उसके ऊपर अगर लाइट मारो तो वो अलग अलग जगह पे लाइट फेंकती है और पूरे रूम को जगमगा देती है, चमक जाता है पूरा रूम डिफरेंट कलर से। तो दैट इज बिकॉज ऑफ इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। यहाँ पे ये फेनोमेनन यूज हो रहा है। फिजिक्स नॉर्मल है बच्चों, अगर हम डे टू डे लाइफ में भी देखें ना, तो कुछ ऐसे एग्जांपल्स हैं जो हम बचपन से अभी तक देखते हुए आए, लेकिन हमें पता नहीं है कि क्या चीज़ यूटिलाइज हो रही है और किस तरीके से यूटिलाइज हो रही है। ओके, तो यहाँ पे जानते हैं इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन कैसे काम करता है। सरफेस चेंज हो गया है, पहले एक स्ट्रेट था, इसमें भी एक तरफ हमारा रफ सरफेस है, ऊपर वाला स्मूथ सरफेस है, मतलब पॉलिश्ड है। इंसिडेंट रेस तो पैरेलल है, मैंने ऊपर आपको बताया इंसिडेंट रेस तो है वो पैरेलल ही आने वाली हैं। यहाँ पे इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कांस्टेंट है, ना बढ़ रहा है ना घट रहा है। लेकिन क्या यहाँ पे नॉर्मल इस तरीके से बनेगा, इसका नॉर्मल कुछ इस तरीके से बनेगा, इसका नॉर्मल कुछ इस तरीके से बनेगा। नॉर्मल तो परपेंडिकुलर है उस सरफेस के, लेकिन क्या नॉर्मल एक दूसरे के पैरेलल दिख रहे हैं? ये कहीं ना कहीं जाके एक दूसरे को कट कर देने वाले हैं। और इस सरफेस के वेवी या टेक्सचर या स्मूथनेस खराब होने की वजह से जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं वो देखो अलग अलग डायरेक्शन में भाग रही हैं। ये वाली इस डायरेक्शन में भाग रही है, ये वाली इस डायरेक्शन में भाग रही है और ये वाली इस डायरेक्शन में जा रही है। ये सारी अलग डायरेक्शंस में मूव कर रही हैं।
क्योंकि यहाँ पे अलग अलग डायरेक्शंस यूज हो रही हैं, पैरेलल नहीं है, तो इसे कहते हैं इररेगुलर रिफ्लेक्शन। अब इररेगुलर रिफ्लेक्शन कहाँ यूज होती है सर? इररेगुलर रिफ्लेक्शन हमारे डे टू डे लाइफ में डेली यूज हो रही है। आप मुझे देख पा रहे हैं या आपके सामने रखे किसी भी चीज़ को, वो वॉल जो आपके सामने है या कबर्ड है या गेट है, अलमीरा है, मदर है आपकी या फादर है, किसी भी चीज़ को आप, किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी पर्सन को देख पा रहे हैं, वो इसलिए है क्योंकि वो पर्सन या ऑब्जेक्ट इररेगुलर रिफ्लेक्शन शो कर रहा है। क्योंकि अगर वो रेगुलर रिफ्लेक्शन शो कर रहा होता तो वो एक मिरर की तरह काम नहीं करता, आप उसमें अपनी इमेज नहीं देख पाते। ओके, तो यहाँ पे क्या है कि जो फर्नीचर है, मैं हूँ या कोई भी है, आप उसे तभी देख पा रहे हो क्योंकि मेरे ऊपर जो लाइट गिर रही है या सोर्स ऑफ लाइट से लाइट बीम गिर रही है, वो अलग अलग जगह पे भाग रही है, अलग अलग जो भी डायरेक्शंस उसको मिल रहे हैं, वो हमारे इंसिडेंट तो पैरेलल ही आ रही है, इंसिडेंट तो पैरेलल ही हो रही है, लेकिन रिफ्लेक्ट बैक इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस में भाग रही है। इररेगुलर रिफ्लेक्शन जब भी होता है, उससे क्या होता है, इंटेंसिटी कम हो जाती है लाइट की, क्योंकि अलग अलग डायरेक्शंस में भाग रही है। तो हो सकता है कहीं पे डेंसिटी ज़्यादा हो, कहीं पे डेंसिटी कम हो। डेंसिटी के चेंजेस के आने की वजह से वहाँ पे उसकी इंटेंसिटी काफ़ी कम हो जाती है, उसका फैलने का तरीका अलग अलग होता है। कहीं पे होता है कुछ ऑब्जेक्ट किसी के एंगल से स्पेसिफिक आपको आंखों में बहुत चुभ रहे होते हैं, लग रही होती है वो लाइट, लेकिन दूसरी तरफ से देखोगे तो कामनेस दे रहे होते हैं कि शांति लग रही है, उस तरफ से आंखों में नहीं लग रहा है वो कलर। थिर्डली, इट हेल्प्स अस टू जनरली इल्यूमिनेशन ऑफ प्लेसेस एंड हेल्प्स अस टू सी थिंग्स अराउंड अस। मैंने जैसा आपको बताया था कि हमारे आसपास की चीज़ें हम तभी देख पाते हैं जब वो इररेगुलर रिफ्लेक्शन कर रही हैं या रूम को पूरा ग्लो करना है, पूरा चमकाना है, तो उस चीज़ को हम तभी कर पाएंगे जब वहाँ इररेगुलर रिफ्लेक्शन के लिए हम कुछ ऑब्जेक्ट रखेंगे। अब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हो गए, दो तरीके के हमने रिफ्लेक्शन भी पढ़ लिए, रेगुलर रिफ्लेक्शन, स्पेक्युलर जिसे कहते हैं, और इररेगुलर रिफ्लेक्शन जिसे हम डिफ्यूज रिफ्लेक्शन भी कहते हैं। अब यहाँ पे कुछ नोट्स हैं जिनके बारे में हम जान लेते हैं। यहाँ पे अगर जो भी आपको इंपॉर्टेंट लग रहा है बच्चों, उसे हाईलाइट करके रख लें, स्क्रीनशॉट लेके रख लें, क्योंकि जब आप रिवाइज करेंगे उस चीज़ को, इस चैप्टर को, तो वो स्क्रीनशॉट्स या रिटन नोट्स आपको काफ़ी हेल्प आउट करने वाले हैं। Laws of reflection are always valid no matter whether reflection is regular or irregular. कुछ भी तरीके का रिफ्लेक्शन हो, चाहे वो रेगुलर हो या इररेगुलर हो, आपके लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हर जगह फॉलो होंगे, चाहे मैं उसका सरफेस का स्ट्रक्चर बदल दूं, बेंड कर दूं, कर्व कर दूं, ओके, या प्लेन रखूं, या रिफ्लेक्शन का तरीका बदल दूं। सेकेंडली, जो हमारा बेस्ट होता है रिफ्लेक्शन मटेरियल, वो होता है सिल्वर। सिल्वर कोटिंग को हम यूटिलाइज करते हैं मिरर्स के पीछे, है ना, या एल्यूमिनियम कोटिंग को हम यूटिलाइज करते हैं, तो सिल्वर मेटल बेस्ट रिफ्लेक्टर की तरह यूज होता है। ओके, थर्ड वन, अ रे ऑफ लाइट विच इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन अ मिरर इज ऑलवेज रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग इट्स ओन पाथ। अब इस चीज को अगर मैं बताऊं तो यहाँ पे मान के चलो एक स्ट्रेट मेरे पास मिरर है, इसके ऊपर अगर एक बीम ऑफ लाइट या रे ऑफ लाइट गिरती है और वो 90 डिग्री पे गिरती है, इंसिडेंट लाइट है, ये नॉर्मल नहीं है, नॉर्मल तो हमेशा 90 डिग्री पे होता है, ये इंसिडेंट लाइट है, इंसिडेंट रे है, तो क्या नॉर्मल भी 90 डिग्री पे होता है? तो इस चीज को मैं लिख सकता हूँ कि दिस इज ऑल्सो नॉर्मल। तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल एक के ऊपर एक कोइंसाइड करें, एक के ऊपर एक आ रही हैं, और इंसिडेंट एंगल जो होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है, वो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में ही बनता है। तो अगर एक दूसरे के ऊपर आ रही हैं तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होने वाला है वो 0 होगा। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या होगा? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी मेरा 0 होने वाला है, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इस पॉइंट के कहने का मतलब है, अगर कोई भी लाइन किसी भी सरफेस पे 90 डिग्री पे इंसिडेंट हो रही है, इस तरीके से आ रही है, तो इसी पाथ को रिट्रेस बैक कर लेगी, उसी पाथ पे वो वापस चली जाएगी। ओके, नेक्स्ट जिस टॉपिक पर हम बढ़ने वाले हैं बच्चों, उसका नाम है टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट। टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट तो क्या है हम जान लेते हैं, या तो मैं हूं, मैं आपका ऑब्जेक्ट हो सकता हूं, या कोई ऑब्जेक्ट है, या कोई पेन है, या पेपर है, कोई बॉक्स है, या कोई चेयर है, वो आपका ऑब्जेक्ट हो सकता है। अब ऑब्जेक्ट भी दो तरीके के होते हैं, कौन कौन से? दो तरीके का नाम होता है, क्या नाम होगा? फर्स्ट वन इज रियल ऑब्जेक्ट एंड सेकंड वन इज वर्चुअल ऑब्जेक्ट। तो एक एक करके सबको ले लेते हैं, धीरे धीरे करके आगे बढ़ते हैं। तो रियल ऑब्जेक्ट
is defined as the point of intersection of incident rays. A real object is one in which light rays physically emanates from the object. पहले तो ऑब्जेक्ट के बारे में जान लेते हैं. ऑब्जेक्ट क्या चीज होती है? ये इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेस से बनता है. अगर इंसिडेंट रेस कहीं से इंटरसेक्ट हो रही हैं, तो अगर मेरे से इंटरसेक्ट होते हुए आपकी तरफ आ रही हैं, तो मैं आपका ऑब्जेक्ट बन जाऊंगा. और रियल ऑब्जेक्ट क्या होता है? जहां पे फिजिकली वो रेज आती हुई दिखती हैं. एमिनेट्स मतलब निकलती हुई. हिंदी में लिख लेते हैं निकलती हुई. ठीक है, निकलती हुई दिख रही हैं किसी एक ऑब्जेक्ट से आपको फिजिकली, तो वो होगा हमारा रियल ऑब्जेक्ट. कैसा होगा रियल ऑब्जेक्ट? अगर मैं ये एक पॉइंट ऑब्जेक्ट ले लूं, एक छोटा सा पॉइंट है, एक ऑब्जेक्ट हो जाएगा, सामने मिरर है. अगर इससे इंटरसेक्ट होते हुए ये लाइट ऐसे जा रही है, रे ऑफ लाइट ऐसे जा रही है, तो ये ऑब्जेक्ट होगा. ओके, और निकलती हुई प्रॉपर्ली दिख भी रही है, तो ये क्या होगा? हमारा रियल ऑब्जेक्ट. रियल ऑब्जेक्ट, अगर मैं मिरर के सामने खड़ा हो जाऊं, तो उस मिरर के लिए मैं एक रियल ऑब्जेक्ट हो जाऊंगा. ओके, सेकेंड वन जो होगा वो हमारा होगा वर्चुअल ऑब्जेक्ट. वर्चुअल ऑब्जेक्ट में क्या होता है? जो रेज होती हैं या जो ऑब्जेक्ट होता है वहाँ प्रेजेंट नहीं होता, लेकिन जो रेज होती हैं वो ऐसे दिखाती हैं कि वहाँ पे ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है, जबकि ऑब्जेक्ट वहाँ प्रेजेंट नहीं है. रेज वहाँ से आती हुई दिखती हैं, लेकिन ऑब्जेक्ट वहाँ होता नहीं है. तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा? पहले तो जान लेते हैं होता क्या होगा. अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट इज वन फ्रॉम विच लाइट रेज अपीयर्स टू एनिमेट. जैसे मैंने बोला, आती हुई दिखती हैं लेकिन होती नहीं है. निकलती हुई दिखेगी वापस वही वाला, बट फिजिकली डू नॉट, लेकिन वहाँ होता नहीं है, तो फिजिकली प्रेजेंट नहीं है. जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, पहले इसको एक एनिमेशन की हेल्प से जान लेते हैं कि अगर यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट ले लिया, वर्चुअल पॉइंट ऑब्जेक्ट ले लिया, जो मिरर के पीछे एग्जिस्ट कर रहा है. मिरर के पीछे से कभी भी कोई चीज़ आती हुई दिखेगी क्या आपको? नहीं. लेकिन जो ये रेज है, इंसिडेंट रेज है, वो यहाँ से आती हुई दिख रही हैं. अब ये कैसे पॉसिबल है सर? इसका क्या एग्जाम्पल हो सकता है? यहाँ पे जो वीडियो आप देख रहे हो, जिस फोन में, जिस टैबलेट में, जिस लैपटॉप को भी आप यूटिलाइज कर रहे हो, उसके अंदर तो मैं बैठा हुआ नहीं हूँ ना. मैं तो यहाँ फिजिकली प्रेजेंट हूँ, कुछ और कर रहा हूँ एट दैट टाइम. तो जो वीडियो आपके पास प्रेजेंट है वो एक ऑब्जेक्ट है. ठीक है, उसके अंदर जो मैं हूँ, मैं एक ऑब्जेक्ट हूँ, मैं एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट हूँ. रियल में होता तो आपके सामने होता, उस मिरर के सामने होता. लेकिन यहाँ पे मैं जहाँ इस वीडियो के अंदर प्रेजेंट हूँ और आपके सामने नहीं हूँ, उस कैमरा के सामने नहीं हूँ, मैं यहाँ जो प्रेजेंट हूँ इस वीडियो के अंदर, ये एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट है आपके लिए. अब मेरे लिए भी एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट है. क्या? ये फ़ोन, और फ़ोन में प्रेजेंट मेरी ही फ़ोटो. अगर मैं वहाँ प्रेजेंट हूँ तो यहाँ कैसे हूँ, और यहाँ प्रेजेंट हूँ तो उस टाइम आपके सामने क्यों नहीं हूँ? तो वर्चुअल इमेजेस ऐसी होती हैं जो फ़ोन के अंदर हम फोटोज़ देखते हैं, जो वॉलपेपर्स होते हैं, जो भी एप्लीकेशंस आप यूज़ करते हैं, वो वर्चुअल इमेजेस हैं जो वहाँ प्रेजेंट नहीं है, बस आपको दिखती हैं. वो सॉफ्टवेयर का या उस पॉइंट का या उस रिफ्लेक्शन का कमाल है. ओके, जैसी ऑब्जेक्ट्स दो होती हैं वैसे इमेजेस भी होती हैं. अब किसी ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट करेगा लाइट, तो इमेज भी क्रिएट करेगा. इमेज क्या होती है? The light of rays coming from a point after reflection meet another point. अगर लाइट रेज जो आ रही हैं कमिंग फ्रॉम अ पॉइंट, रिफ्लेक्ट होती हैं, रिफ्लेक्ट करेंगी किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, और वो रियली मीट करती है दूसरे पॉइंट पे, जो अभी रिफ्लेक्ट बैक हो रहा था वो वापस एक और बार मीट करे या इंटरसेक्ट करे, तो अपीयर्स टू मीट. या तो वो रियली मिलेंगे या तो वो मिलते हुए दिखेंगे. जैसे मैंने बताया था, रियल ऑब्जेक्ट में इंसिडेंट जो लाइट्स हैं वो दिखती हैं, और वहाँ पे वर्चुअल ऑब्जेक्ट के अंदर हम देखते हैं जो लाइट रेज हैं वो सिर्फ आती हुई दिखती हैं, होती नहीं है. वो ऑब्जेक्ट वहाँ प्रेजेंट नहीं है, बस दिखता है कि वहाँ प्रेजेंट है. वैसे ही इमेजेस में भी हो सकता है कि या तो वहाँ पे एक्चुअली मिल रही हो या जस्ट लग रहा हो कि वहाँ पे प्रेजेंट हो. तो इस सेकेंड पॉइंट पे इंटरसेक्शन तो कन्फर्म है कि इंटरसेक्शन तो होगा. अब वो वर्चुअली होगा, रियल फॉर्म में होगा, वो देखेंगे आगे, लेकिन इंटरसेक्शन कन्फर्म है. अब इंटरसेक्शन होता है तो जो सेकेंड पॉइंट है, जो सेकेंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बनेगा वो फर्स्ट पॉइंट का इमेज बनेगा. अब यहाँ पे भी दो तरीके की इमेजेस होती हैं. इमेजेस आर ऑफ टू टाइप्स. फर्स्ट वन इज रियल इमेज, सेकेंड वन इज
वर्चुअल इमेज। अब रियल इमेज, वर्चुअल इमेज, सर ऑब्जेक्ट भी थे, इमेजेस भी होंगी, बिल्कुल होंगी। तो उस चीज़ के बारे में जान लेते हैं, रियल इमेज क्या होती है। यहाँ पे द लाइट रेज कमिंग फ्रॉम अ पॉइंट एक्चुअली मीट्स आफ्टर रिफ्लेक्शन। एक्चुअली में वो इंटरसेक्ट हो रही हैं, मीट हो रही हैं रिफ्लेक्ट होने के बाद। कैसे हो रही हैं? ये एक पॉलिश सरफेस, एक मिरर मेरे सामने है, अगर एक ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है और वो रिफ्लेक्ट बैक करके वापस मिल रहा है तो ये बनेगा रियल इमेज। रियल इमेज कैसी होती है, कहाँ दिखती है हमें डे टू डे लाइफ में? जो भी इमेज हमारे ब्रेन के अंदर बन रही है या आइज़ के अंदर रेटिना पे बन रही है, वो सारी की सारी इमेजेस हैं रियल, क्योंकि ऑब्जेक्ट मेरे सामने है और इमेज भी मेरे आइज़ के रेटिना पे बन रही है डे टू डे लाइफ। अगले चैप्टर को भी आप रिलेट कर सकते हो यहाँ पे, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। इस चैप्टर के अंदर भी ये प्रोसेसेस कैरी ऑन होने वाले हैं बच्चों, तो ध्यान से पढ़ना। ये सब चीज़ें जो मैं अभी पढ़ा रहा हूँ कुछ दिन बाद आपको वापस से हेल्प करेंगी, वापस से रिलेट करनी पड़ेंगी। तो रेटिना पे जो इमेज बन रही है वो बनेगी रियल इमेज। ऐसे ही अगर जस्ट सेकंड जो पॉइंट है वो है वर्चुअल इमेज का, तो फर्स्ट में तो रियली मिल गई जो रेस थी रिफ्लेक्ट होने के बाद। सेकेंडली जस्ट अपीयर करे कि सिर्फ मिलती हुई दिख रही हैं, मिल नहीं रही हैं, मिलती हुई दिख रही है, मिल नहीं रही है। वर्चुअल इमेज वो होगी। इट डज नॉट मीट, जो लाइट रेज हैं रिफ्लेक्शन के बाद डज नॉट मीट एक्चुअली बट अपीयर्स टू मीट एट अनदर पॉइंट। ठीक है, अपीयर्स टू मीट एट अनदर पॉइंट, क्योंकि फर्स्ट रिफ्लेक्शन के टाइम पे, मतलब फर्स्ट इंसिडेंट रे रिफ्लेक्ट होके ही तो आ रही है, और जब रिफ्लेक्ट होके भी मिल रही है तो इमेज बनती है। अब ये कैसे बनती है ये भी जान लेते हैं। वापस से मेरा एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस, मतलब एक मिरर मेरे सामने है, एक रियल ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ रख दिया, देख रहे हो, रियल ऑब्जेक्ट रख दिया, और यहाँ पे ये रिफ्लेक्ट होके यहाँ पे जा रहा है रिफ्लेक्टिंग साइड से। अब ये क्या वर्चुअल इमेज क्रिएट करेगा? वर्चुअल इमेज क्या उस साइड बनेगी या इस साइड बनेगी? यहाँ बनेगी, इस पॉइंट इमेज की। अब ये तो सर देखा देखा सा लग रहा है, ये जो प्रोसेस आप दिखा रहे हो ये देखा देखा तो लग रहा है, पर कहाँ देखा है? समझ में आ रहा है? कुछ याद आ रहा है? आप जब भी अपनी इमेज देखते हो कैमरे के अंदर या फोन स्क्रीन के अंदर या मिरर के सामने जब भी खड़े होकर देखते हो खुद को, अगर मैं यहाँ एक बच्चा खड़ा कर दूं रोहन दास, तो वो अपनी इमेज यहाँ देख पाएगा, रोहन दास खुद की इमेज देख पाएगा। और क्या अगर यहाँ से वो हाथ उठाएगा तो वहाँ पे भी हाथ उठेगा? बिल्कुल उठेगा। जो भी चेंजेस वो इधर ऑब्जेक्ट में करेगा वो चेंजेस उसकी इमेज में भी होंगे। अब इसको सिंपल शब्दों में जान लेते हैं कि रियल इमेज, वर्चुअल इमेज होती क्या चीज़ है। रियल इमेज वो चीज़ है जिस इमेज को आप छू सकते हो या सोच सकते हो, एक तरीके से वो आपके सामने ही है। जैसे इमेजिनेशन होती वही है लेकिन एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो वो वर्चुअल हो जाएगी। जिस इमेज को मैं छू नहीं सकता एक तरीके से, तो वो होगी मेरी वर्चुअल इमेज। ठीक है, जैसे यहाँ से रोहन दास कितनी कोशिश कर ले वो उस ऑब्जेक्ट को छू नहीं पाएगा, उस इमेज को छू नहीं पाएगा, तो वो उसके लिए होगी वर्चुअल इमेज। आगे बढ़ते हैं बच्चों और जान लेते हैं हमारे पास क्या क्या चीज़ें। अब हम इतनी देर से मिरर 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 बोल रहे हैं, तो मिरर होती क्या चीज़ है? व्हेन अ स्मूथ हाईली पॉलिश्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड अ मिरर। एक स्मूथ, मैंने आपको पहले ही बता दिया, एक मिरर के अंदर जो स्मूथ पार्ट होता है वो जरूरी है, नहीं तो रिफ्लेक्ट कहाँ से होगा। हाईली पॉलिश्ड, पॉलिश्ड भी मैंने बोला था, स्मूथ सरफेस या पॉलिश सरफेस। रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड अ मिरर। When a glass plate is polished on one side with the reflecting material such as silver or nickel, इन दो मटेरियल से या और भी कुछ मटेरियल से हम पेंट कर सकते हैं। मान के चलो मेरे पास एक ग्लास पीस था, मैंने उसको एक साइड से पूरा का पूरा उस ग्लास पीस को पॉलिश करवा दिया और दूसरी तरफ से थोड़ा रफ रखवा दिया, तो क्या ये एक मिरर की तरह काम करेगा? बिल्कुल करेगा। फ्रॉम द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द मिरर देयर आर टू टाइप्स ऑफ मिरर। मेनली हमारे पास दो तरीके के मिरर होते हैं, या तो प्लेन मिरर होगा जो हम रेगुलर लाइफ में यूटिलाइज करते हैं, ऐसे ही देखते हैं खुद को, कुछ सोचते हुए कि ये कौन है क्या है। तो फर्स्ट वन जो है हमारे सामने वो है प्लेन मिरर्स, ऐसे जो दिखता है हमारी डे टू डे लाइफ में। सेकंड वन है स्फेरिकल मिरर्स। इस लेक्चर में बेटा बस हम इंट्रोडक्शन करेंगे प्लेन मिरर्स का। स्फेरिकल मिरर्स थोड़े कॉम्प्लेक्स हैं, तो बस अभी उनका नाम जान लो। ये दो तरीके के होते हैं। फर्स्ट वन होता है कॉनकेव मिरर,
और सेकंड वन होता है कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, दो तरीके के होते हैं, दोनों का नाम जान लेते हैं। इसके आगे जो भी पढ़ाई है वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कराने वाला हूँ। फर्स्टली जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है प्लेन मिरर। ऊपर रिफ्लेक्शन भी पढ़ लिया, तो दोनों मिरर्स में रिफ्लेक्शन भी होगा, तो ठीक है। प्लेन मिरर, प्लेन मिरर कैसा होगा? एक छोटा सा पीस होगा ग्लास का, जिसको मैंने एक साइड से या तो पॉलिश कर दिया होगा, सिल्वर, निकल, एल्यूमिनियम या किसी एक मेटल को लेके, और उसका जो अपोजिट साइड होगा मैंने उसको थोड़ा रफ कर दिया होगा, ऐसे करके रफ करवा दिया होगा। आपका मिरर भी डे टू डे लाइफ में जो आप यूज करते हो वो भी ऐसे ही काम करता है। वन साइड इज पॉलिश्ड या स्मूथ, सेकेंड वन साइड इज रफ। ओके, अ हाईली पॉलिश्ड प्लेन सरफेस, अ हाईली पॉलिश्ड प्लेन सरफेस इज कॉल्ड अ प्लेन मिरर। और इफ अ प्लेन, टोटली प्लेन, फ्लैट या टोटली प्लेन सरफेस हमें मिल जाए, जो कि एक ग्लास प्लेट भी हो सकती है, ग्लास प्लेट भी अगर मैं ले लूं और उसको एक वन साइड पे पॉलिश कर दूं, पॉलिश्ड ऑन वन साइड ऑफ रिफ्लेक्टिंग मटेरियल इज कॉल्ड अ प्लेन मिरर। तो या तो मुझे टोटली पहले से हाईली पॉलिश्ड सरफेस मिल जाए, ओके, नहीं तो मैं एक प्रॉपर ग्लास को ले लूं जो फ्लैट हो, इस पूरे के पूरे स्क्रीन को ले लूं और मैं इसको वन साइडेड कोट कर दूं सिल्वर मटेरियल या निकल मटेरियल से या किसी और रिफ्लेक्टिंग हाईली पॉलिश मटेरियल से, और दूसरी साइड उसकी रफ छोड़ दूं, तो क्या वो भी एक मिरर की तरह काम करेगा? स्क्रीन में मुझे शक्ल दिखना चालू हो जाएगी। और यहाँ पे किस टाइप का रिफ्लेक्शन यूज होने वाला है अगर मिरर है तो? प्रॉपरली हमें दिखेगा क्या? रेगुलर रिफ्लेक्शन, क्योंकि स्मूथ सरफेस मिल गई है हमें। ओके, तो यहाँ एक मिरर क्रिएट हो चुका है, मिरर पे कुछ लाइट इंसिडेंट हो रही है, इंसिडेंट रे ऑफ लाइट कह सकते हैं, इंसिडेंट रे कह सकते हैं। तो क्या रिफ्लेक्ट बैक भी होने वाली है? ऑब्वियसली यहाँ पे एक नॉर्मल बन जाएगा बच्चों, यहाँ पे एक नॉर्मल बन जाएगा इस तरीके से, और रिफ्लेक्शन भी यूज होने चालू हो जाएगा, यहाँ पे रिफ्लेक्शन भी होना चालू हो जाएगा इस रे का, और एंगल ऑफ इंसिडेंस जो यहाँ बनने वाला है वही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनेगा। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के हिसाब से एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, और जो दूसरा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन था वो मेरा क्या कहता था? इंसिडेंट रे, नॉर्मल, और तीसरा रिफ्लेक्टेड रे। हमारी जो है वो तीनों के तीनों एक ही प्लेन में लाई करने वाली हैं। अगर मैं कहूँ कोई लाइट रे, अच्छा एक क्वेश्चन आया कि एक लाइट रे अगर ऐसे आ रही है और वो बाहर भाग गई, तो ऐसा कर सकती है क्या लाइट? पाथ ऑफ लाइट ऐसा हो सकता है क्या? ये आपका होमवर्क है, नेक्स्ट वीडियो में जब मैं आऊँगा तो कमेंट्स में मुझे आंसर्स चाहिए। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। प्लेन मिरर के अंदर कुछ चीज़ें हैं हमारे पास, कैरेक्टरिस्टिक्स। प्लेन मिरर में हमारे पास कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी होती हैं प्लेन मिरर की, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं। प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं उसको हम जान लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट प्रॉपर्टी जो होती है वो कहती है हमें साइज ऑफ एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज इक्वल्स टू द साइज ऑफ एक्सटेंडेड इमेज। ठीक है, अगर मैं मिरर के सामने खड़ा हूँ, मैं या आप कोई भी, तो मिरर में आपकी जो इमेज रहती है, अगर प्लेन रेगुलर मिरर है जो हमारे घर में लगा होता है, तो जो इमेज बन रही है मेरी या मेरे पीछे रखे हुए किसी भी स्टूल की या किसी भी चेयर की, वो एग्जैक्ट साइज होती है। जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उतना ही बड़ा इमेज होगा, उसके डायमेंशंस में, इमेज के डायमेंशंस में कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। अगर मैं यहाँ पे एक मिरर रख दूं हाईली पॉलिश्ड वन साइड, और यहाँ पे क्यूबॉइड रख देता हूँ या क्यूब रख देता हूँ, तो यहाँ पे जो इसका रिफ्लेक्शन बनने वाला है वो भी एज इट इज, अगर इसकी साइड 4 सेंटीमीटर है तो इसकी साइड भी 4 सेंटीमीटर होगी, कोई भी चेंजेस नहीं आने वाले हैं बच्चों उसके अंदर, ठीक है। सेकेंडली जो मेरा आने वाला है पॉइंट, वो मुझे कहता है जो इमेज बनेगी वो वर्चुअल और इरेक्ट बनेगी हमेशा। हमेशा कब? जब जो ऑब्जेक्ट है वो परपेंडिकुलरली खड़ा हो, इमेज परपेंडिकुलरली खड़ा हो मिरर के सामने। अगर परपेंडिकुलरली खड़ा है तो वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगी। वर्चुअल इमेज तो आप समझ गए, इरेक्ट का क्या मतलब? चलो एक एग्जांपल से जान लेते हैं। एक मिरर आ गया, एक ऑब्जेक्ट मैंने प्लेस कर दिया, उसका नाम दे दिया ए और बी, उसकी इमेज भी यहाँ बन रही है मेरे सामने, ए डैश और बी डैश। अगर मैं इसकी हाइट कह देता हूँ 5 फीट एंड 5 इंचेस,
तो इसकी जो इमेज बनने वाली है ए डैश और बी डैश, इसकी हाइट भी जो बनेगी वो बनेगी 5 फुट एंड 5 इंचेस। ठीक है, अब अगर ये परपेंडिकुलर टू द सरफेस है, 90 डिग्री बना रहा है, तो वर्चुअल पीछे की साइड बन रही है, ये ऑब्जेक्ट उसको छू नहीं सकता, इसलिए उस इमेज को कहेंगे वर्चुअल। इरेक्ट, इरेक्ट का मतलब होता है एज इट इज, जैसी इमेज यहाँ बन रही है वैसी ही फिक्स्ड इमेज वहाँ बनेगी। जो भी चेंजेस मैं इस ऑब्जेक्ट में करूँगा उस इमेज में भी वो सारे चेंजेस आ जाने वाले हैं। हाँ, तो सेकंड प्रॉपर्टी हमें बताती है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट पैरेलल टू द मिरर अगर खड़ा है, मिरर के पैरेलल उसके जस्ट सामने उतना ही, अगर ये यहाँ पे पूरा का पूरा प्लेन बना दूं, यहाँ पे पूरा का पूरा अगर मैंने एक प्लेन बना दिया और ये भी 90 डिग्री क्रिएट कर रहा है, ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री, तो एक दूसरे के प्लेन पैरेलल होगा। ये प्लेन जो है ये ऑब्जेक्ट के पैरेलल हो गया और ऑब्जेक्ट जो है प्लेन के मिरर के पैरेलल हो गया। ओके, अगर एक दूसरे के पैरेलल खड़े हैं तो जो इमेज बनने वाली है वो वर्चुअल बनेगी। अगर मैं यहाँ पे कह दूं कि इसकी हाइट 5 फुट 7 इंचेस है, तो इसकी हाइट भी 5 फुट 7 इंचेस ही रहने वाली है। वर्चुअल इसलिए क्योंकि ये पॉइंट ये ऑब्जेक्ट अपनी इमेज देख रहा है, उसे छू नहीं सकता, और इरेक्ट इसलिए जो भी चेंजेस मैं इस ऑब्जेक्ट में करूँगा वो इस इमेज में भी आ जाएंगे। ओके, तो ये थर्ड प्रॉपर्टी हमें बताने वाली है। थर्ड प्रॉपर्टी हमारी कहती है कि अगर मैं जो ऑब्जेक्ट है वो परपेंडिकुलर टू द सरफेस खड़ा कर दूं, परपेंडिकुलर टू द सरफेस रख दूं, तो जो मेरा इमेज बनने वाला है वो इन्वर्टेड बनेगा, उल्टा बनेगा। अगर ए और बी यहाँ है तो ए डैश इस तरफ और बी डैश उस तरफ जाएगा परपेंडिकुलर रखने पे प्लेन के, तो मेरा जो इमेज होगा वो इन्वर्टेड बनता है, उल्टा बनता है। फोर्थ पॉइंट जो मेरा कहता है, ये फोर्थ पॉइंट जो मेरा आता है, द इमेज फॉर्म्ड बाय एन प्लेन मिरर इज एट द सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ इट। अब अगर इस पॉइंट को एक एग्जांपल लेके जान लेते हैं, ये मिरर रखा, अगर मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ से 20 सेंटीमीटर की दूरी पे है, तो यहाँ से भी वो 20 सेंटीमीटर की दूरी पे ही इमेज बनाएगा। ऑब्जेक्ट और इमेज का डिस्टेंस हमेशा इक्वल होगा फ्रॉम द मिरर। हमेशा अगर इससे नापेंगे तो इसे 0 लेंगे या 0 इधर लेंगे, 0 से इधर नापेंगे ऑब्जेक्ट और 0 से उधर नापेंगे इमेज। ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस हमेशा सेम रहने वाला है। फिफ्थ पॉइंट इज लाइक द इमेज इज लैटरली इन्वर्टेड, दैट इज लेफ्ट सीम्स टू बी राइट एंड वाइस वर्सा। लेटरली इन्वर्टेड के बारे में हम जानते हैं क्या होता है, हमें उल्टी इमेज दिखती है। जब भी मैं मिरर के सामने खड़ा होता हूँ और मेरा राइट मुझे लेफ्ट दिखता है, मेरा लेफ्ट मुझे राइट दिखता है, मैं कंघी इधर लेता हूँ तो दूसरी साइड जा रही होती है, ठीक है, अपोजिट होने लगता है। तो यहाँ पे इसे कहते हैं लेटरली इन्वर्टेड। कि व्हेन पी, एक इमेज ऑब्जेक्ट ले लेते हैं या एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, अगर पी का एक कार्ड लूँ, उस पर पी बनाऊँ, एक कार्ड लूँ और उस पर पी बनाऊँ और उसे एक मिरर के सामने, एक प्लेन मिरर के सामने रखूँ, तो उस पर क्या दिखना चालू होगा, लेटरली इन्वर्जन दिखना चालू हो जाएगा। जो यहाँ पी बना हुआ है उसका यहाँ जाके क्यू बन जाएगा, ठीक है, ये वाला तो नहीं। लेकिन ये वाला क्यू जरूर बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या है, अगर P का कार्ड रखा तो वो लेटरली अपोजिट उल्टा हो जाएगा, लेफ्ट का राइट और राइट का लेफ्ट हो जाने वाला है। तो जो लास्ट पॉइंट है हमारा 6, उसके अंदर हमें दिख रहा है अ प्लेन मिरर इज अ फ्लैट रिफ्लेक्टिंग सरफेस, थस इन द केस ऑफ प्लेन मिरर व्हेन द पैरेलल रेज ऑफ लाइट स्ट्राइक्स द मिरर। अब यहाँ पे जब भी पैरेलल रेज जो हैं वो स्ट्राइक कर रही हैं मिरर को, ये देखो स्ट्राइक करने लगी, पैरेलल रेज हैं, और अब वो नॉर्मल भी बनाएंगी, नॉर्मल भी बन गए, और वो रिफ्लेक्ट बैक भी करेंगी। कैसे? पैरेलल फॉर्म में। तो भाई रिफ्लेक्ट बैक भी करा देते हैं इसे पैरेलल फॉर्म में, मैंने रिफ्लेक्ट बैक भी करा दी, पैरेलली इंसिडेंट हो रही हैं और पैरेलली रिफ्लेक्ट बैक हो रही हैं। तो इसकी वजह से क्या होगा कि वो कभी भी नहीं दिखेंगी। तो इसकी वजह से क्या होगा, वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं होने वाली, यहाँ पे भी और वहां पे भी। तो इससे क्या होगा,
दे विल मीट एट इन्फिनिटी। एक सुपरपोज बनाया जाता है जिसका मतलब है कि वो इन्फिनिटी पे मिलेंगी, और इसकी वजह से लास्ट जो पॉइंट है, जो कैरेक्टरिस्टिक्स है लाइट का, वो रखा जाता है प्लेन मिरर का, जो कैरेक्टरिस्टिक्स है प्लेन मिरर का और उस पर इंसिडेंट लाइट का। ये सोचा जाता है फोकल लेंथ जो होती है वो हमारे प्लेन मिरर की होती है इन्फिनिटी। क्या होती है फोकल प्लेन की, क्या होती है फोकल लेंथ हमारे प्लेन मिरर की, दैट इज इन्फिनिटी। ठीक है, अब इसके आगे हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं जो आपके लिए हेल्पफुल रहने वाले हैं और पेपर में, अपकमिंग पेपर्स में आ सकते हैं। ओके, तो जो फर्स्ट क्वेश्चन मेरा कहता है अ वॉच शोज अ टाइम ऑफ 3:25, 3:25 हो रहे हैं, 3.25 हो रहा है। व्हेन द टाइम इज सीन इन अ मिरर द टाइम विल बी। अगर मेरी यहाँ एक वॉच है 3:25, तो ये 12, ये 6, ये 3, ये 9, ऐसा होगा। 3 पे सुई छोटी वाली कब रहती है, जब एग्जैक्ट 3 बज रहे हों। लेकिन यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है जो मेरा 3:25, करीब करीब 3:30 बजने वाली है, 3:30 होने वाली है, तो 3 और 4 के बीच में आएगी। यहाँ पे 3 और 4 के बीच में आने वाली छोटी वाली जो हमारी नीडल होती है, छोटी वाला जो हैंड रहता है, स्मॉल हैंड ऑफ द हमारा टाइम, स्मॉल हैंड ऑफ द क्लॉक जो होता है, वो 3 और 4 के बीच में होगा। और जो लॉन्ग हैंड होगा वो यहाँ 25, करीब करीब 5 पे होगा। तो जब इसे मैं मिरर में देखूंगा तो क्या देखने को मिलेगा मुझे, सॉरी, तो जब मैं इसे मिरर में देखूंगा रिफ्लेक्टिंग सरफेस में, तो मुझे क्या देखने को मिलेगा, कितनी बजी होगी। ध्यान दिया जाए तो अगर अपोजिट साइड पे मैं क्लॉक ड्रॉ कर दूं या जस्ट इसका अपोजिट कर दो, इस साइड पे भी कर सकते हो, यहाँ 3 और 4 के बीच में, तो यहाँ 8 और 9 के बीच में होगा ये छोटा सा, इसको डॉटेड, इसको पहले कलर से ड्रॉ कर लेते हैं हम। पर्पल कलर से ड्रॉ कर लेते हैं, ये 8 और 9 के बीच में होगा, और ये जो लॉन्ग हैंड होगा वो 35 पे जाएगा। तो ऐसा देखा जाए तो 8:35 होगा यहाँ पे, तो इसका सही आंसर है 8:35। ओके, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो मुझसे कहता है द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ प्लेन मिरर इज। मैंने पीछे थोड़ी सी देर पीछे ही आपको बताया कि फोकल लेंथ जो होती है प्लेन मिरर की वो होती है हमारी इन्फिनिटी। तो जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है वो क्या होता है, सेंटर से उस पॉइंट का डिस्टेंस, कॉर्नर का डिस्टेंस, रेडियस ऑफ कर्वेचर, और इसी के बीच में फोकल लेंथ एफ आती है, और ये सी सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। तो अगर ये फोकस है और ये फोकल लेंथ है मेरी स्मॉल एफ, तो ये 2 टाइम्स ही तो होता है, यहाँ से लास्ट का डिस्टेंस ये 2 टाइम्स ऑफ एफ ही तो होता है। अगर फोकल लेंथ मेरी इन्फिनिटी होती है प्लेन मिरर की, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर या रेडियस ऑफ कर्वेचर भी कितना दूर होगा, वो भी इन्फिनिटी तक ही जाएगा। 2 टाइम्स ऑफ इन्फिनिटी इज ऑलवेज इन्फिनिटी। ओके, तो लास्ट क्वेश्चन हम पढ़ने वाले हैं वो कहता है व्हाट काइंड ऑफ इमेज इज फॉर्म्ड ऑन अ सिनेमा स्क्रीन। सिनेमा स्क्रीन की इमेज क्या हम टच कर पाते हैं क्या, नहीं। वो एक तरीके से कैसी होती हैं, वर्चुअल, इरेक्ट या रियल। इरेक्ट रियल होती हैं, सामने दिखती हैं, टच कर पाते हैं नहीं, जितनी होती हैं उतनी दिखती हैं या बड़ी दिखती हैं। तो ये क्वेश्चन जो है इसे अपन होमवर्क में करके आएंगे। ओके, सारे के सारे ऑप्शंस नोट डाउन कर लो, इस क्वेश्चन का आंसर मुझे नेक्स्ट टाइम चाहिए वीडियो में। ओके, तो दिस इज ऑल फॉर टुडे। अगर हम आगे पढ़ेंगे तो स्फेरिकल मिरर्स के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और ऐसी ही वीडियोस और ऐसे ही ट्रिकी क्वेश्चंस या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके पेपर में आने वाले हैं उसके लिए बने रहिए, और लाइक शेयर सब्सक्राइब टू मोशन एंड दिस वीडियो। थैंक्स अ लॉट फॉर योर टाइम। गुड बाय।